प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त राष्ट्र महासभा के 75वें सत्र में आम सभा को करेंगे संबोधित। संयुक्त राष्ट्र महासभा के इस सत्र में भारत उठाएगा कई महत्वपूर्ण मुद्दे। सीएसआईआर के 79वें स्थापना दिवस के मौके पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा, भारत में एक दिन में 10 लाख पीपीई किट का हो रहा है निर्माण। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री संतोष गंगवार ने बरेली में मीडिया से बात करते हुए कहा कि श्रम कानूनों में नए सुधारों से श्रमिकों के अधिकारों में होगा इजाफा। देश में कोविड-19 संक्रमण से स्वस्थ होने वाले लोगों की दर में लगातार हो रहा है सुधार। स्वस्थ होने वालों की दर 82.14% हुई। नमस्कार, मैं हूं संतोष वाल्मीकि और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संयुक्त राष्ट्र महासभा के 75वें सत्र में आम सभा को संबोधित करेंगे। इस सत्र की थीम है हमारी आकांक्षा का भविष्य और आवश्यकता के अनुरूप संयुक्त राष्ट्र, बहुपक्षवाद के प्रति सामूहिक प्रतिबद्धता की पुष्टि और प्रभावी बहुपक्षीय प्रयासों से कोविड संकट से निपटना। संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र में भारत कई मुद्दों पर जोर देगा, जिसमें आतंकवाद के मुकाबले पर वैश्विक कार्रवाई की मजबूती को प्रोत्साहित करना भी शामिल है। इसके अलावा भारत प्रतिबंध समिति में उद्यमियों और व्यक्तियों की लिस्टिंग और डी लिस्टिंग की प्रक्रिया में और भी ट्रांसपेरेंसी पर जोर डालेगा। स्थायी विकास और जलवायु परिवर्तन से संबंधित मुद्दों पर भारत अपनी सक्रिय भागीदारी जारी रखेगा। स्वास्थ्य सेवा प्रदाता के रूप में अपनी भूमिका को प्रोत्साहित करते हुए भारत कोविड-19 के खिलाफ वैश्विक सहयोग में अपने योगदान को उजागर करेगा। इस साल वर्ष 2020 में महिलाओं पर चौथे विश्व सम्मेलन की 25वीं वर्षगांठ भी है। ऐसे में भारत महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास में अपनी प्रतिबद्धता और उपलब्धियों को भी दोहराएगा। दक्षिण विकास भागीदारी के रूप में भारत की भूमिका पर भी जोर दिया जाएगा। विशेष रूप से भारत संयुक्त राष्ट्र विकास साझेदारी निधि के संदर्भ पर भी जोर देगा। आज सीएसआईआर का 79वां स्थापना दिवस है। इस मौके पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने स्थापना दिवस कार्यक्रम को संबोधित किया। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि भारत में एक दिन में 10 लाख पीपीई किट का निर्माण हो रहा है। Today we have these almost over 10 lakh kits manufactured in a day in India. That's the level of our potential. So there is in every field. We all remember PPEs. There used to be a lot of hue and cry about the PPEs. We were importing all of them. Now we have 110 manufacturers in the country. We are producing more than 5 lakhs per day. स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि कोविड के दौरान पीएम मोदी के आत्मनिर्भर भारत अभियान से स्थिति सफलतापूर्वक बदली है। भारत ने 100 से ज्यादा देशों को हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन दवा मुहैया करवाई है। लेटेस्ट अपील ऑफ द प्राइम मिनिस्टर अबाउट डेवलपिंग एन आत्मनिर्भर भारत, I think that is a great inspiration to all of us. At least I feel that the scientific community can take a lot from that. And the experience of having worked during COVID and having been able to successfully change the situation from a situation where we are importing everything to a situation we are now exporting everything. In a position to exported hydroxychloroquine to over 140 countries. सीएसआईआर के स्थापना दिवस पर प्रधानमंत्री ने भी ट्वीट करते हुए संस्था को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने ट्वीट में कहा कि सीएसआईआर के स्थापना दिवस पर इससे जुड़े लोगों को बधाई। भारत में वैज्ञानिक अनुसंधान और नवाचार को आगे बढ़ाने में सीएसआईआर सबसे आगे है। वे कोविड-19 से लड़ने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। भविष्य के प्रयासों के लिए सीएसआईआर को शुभकामनाएं। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा शुरू की गई ई संजीवनी ओपीडी के जरिए 4 लाख लोगों ने फोन के जरिए परामर्श लिया है। तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में 1 लाख से ज्यादा लोगों ने इस सुविधा का सबसे ज्यादा लाभ लिया है।
स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कोविड-19 महामारी के बीच ई-संजीवनी ने विभिन्न आवश्यक चिकित्सा सेवाएं प्रदान की हैं। 18 से अधिक राज्यों ने लोगों को चिकित्सा सुविधा प्रदान करने के लिए इस मोबाइल ऐप का इस्तेमाल किया है। श्रम कानूनों में सुधार को लेकर आज केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री संतोष गंगवार ने बरेली में मीडिया से बात करते हुए कहा कि वर्ष 1973 के बाद पहली बार श्रम कानूनों में इतने बड़े स्तर पर सुधार किया गया है और मजदूरों के हितों की चिंता की गई है। बुधवार को संसद के दोनों सदनों में श्रम सुधारों को मंजूरी दे दी गई। श्रम कानूनों को लेकर तस्वीर साफ करते हुए केंद्रीय श्रम मंत्री ने बरेली में कहा कि इन नए सुधारों से श्रमिकों के अधिकारों में इजाफा होगा। उन्होंने बताया कि अब हर उद्यमी को श्रमिक को नियुक्ति पत्र देना होगा और हर श्रमिक को स्वास्थ्य परीक्षण भी अनिवार्य होगा। उन्होंने कहा कि इन कानूनों के सरलीकरण से मजदूर और उद्यमी दोनों को ही फायदा होगा। 3 श्रम कानूनों को स्वीकृति दी। एक श्रम कानून इससे पहले स्वीकृत हो चुका था, तो अब 4 श्रम कानून बन गए और इसका एक व्यापक परिवर्तन नजर आ रहा है और लोग इसके प्रति बहुत अधिक पॉजिटिव हैं और सबका मानना यह है कि वास्तव में मजदूर के हित को ध्यान में रखकर एक महत्वपूर्ण कदम हुआ है। हम ये चाहेंगे कि इन श्रम कानूनों को सब लोग देख लें, सुन लें, समझ लें और अभी मुझे लगता है आज या कल में राष्ट्रपति जी की भी स्वीकृति इस पर मिल जाएगी। उसके बाद ही इसकी पूरी व्याख्या करने की बात शुरू होगी और इसके बारे में बात की जाएगी। अभी तक ऐसा होता आया है कि अगर किसी व्यक्ति को नौकरी मिलती है तो उसे नौकरी मिलने का अपॉइंटमेंट लेटर देने का कोई प्रोविजन नहीं था। अब नियुक्ति पर प्रोविजन मिलेगा। दूसरे हेल्थ चेकअप का कोई प्रोविजन नहीं था। अब एक आयु के बाद प्रतिवर्ष हेल्थ चेकअप होगा और एम्प्लॉयर उसका जो है पैसा देने का काम करेगा। एम्प्लॉयर इस बात की व्यवस्था करेगा। और इसके अलावा इस संदर्भ में ये भी बात हुई है कि अब मजदूर को पूरा मौका मिलेगा और अब 40 करोड़ मजदूरों की हम लोग चिंता कर रहे हैं, केवल 10 करोड़ की चिंता नहीं कर रहे हैं और सारी सुविधाओं की बात कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के मान्यता प्राप्त पत्रकारों को 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा करवाने और कोरोना से पत्रकारों की मृत्यु होने पर उनके परिजनों को 10 लाख रुपए की सहायता देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने सरकार के इस कदम की घोषणा करते हुए कहा कि जनता, शासन और प्रशासन के बीच मीडिया सेतु के रूप में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है और कोरोना संक्रमण के दौरान मीडियाकर्मी कठिन परिस्थितियों में भी अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। कि हम मीडिया के कर्मियों को 5 लाख की स्वास्थ्य बीमा का एक कवर देंगे कि 1 वर्ष में 5 लाख तक की स्वास्थ्य अपना करा सकेंगे। इसके लिए शासन उनको ये बीमा कवर उपलब्ध कराएगा। दूसरा, कोविड-19 के दौरान यद्यपि बचाव किसी भी बीमारी का सशक्त माध्यम हो सकता है और मैं आप सबसे अपील करूंगा, हमें कोविड-19 के प्रोटोकॉल को पूरा पालन करना होगा, करना भी चाहिए। हमारा प्रयास है कि सूचनाएं आप तक पहुंचे। हम लोगों ने इसीलिए एजेंसी या दूरदर्शन को सामने रख करके जिससे कम से कम संक्रमण के माध्यम से आपके तक सूचना भी पहुंच जाए, लेकिन संक्रमण को भी हम रोक सके। प्रदेश सरकार गांव में कृषि आधारित छोटे छोटे उद्योग लगाएगी। ये उद्योग ऐसे होंगे जिनका कच्चा माल स्थानीय स्तर पर ही मिल सकेगा। किसानों को उद्यमी बनाने के साथ ही साथ स्थानीय ग्रामीणों को रोजगार भी मुहैया हो सकेगा। इस संबंध में प्रदेश सरकार ने वृहद कार्य योजना तैयार की है, जिसके क्रियान्वयन की जिम्मेदारी उद्योग और खाद्य प्रसंस्करण विभाग से लेकर कृषि, पशुपालन और रेशम विभाग सहित कई अन्य विभागों को सौंपी जाएगी। कपड़ा क्षेत्र में चीन से आयात रोकने और भारतीय उत्पादनों को वैश्विक बाजार में तेजी से पहुंचाने की दिशा में सरकार ने नई रणनीति बनाने की ओर कई कदम उठाए हैं। आने वाले समय में केंद्र सरकार मैन मेड फैब्रिक्स को अमेरिका और खाड़ी देशों में बड़े पैमाने पर निर्यात का काम तेज करेगी। सूत्रों के मुताबिक संबंधित विभाग में ऐसे उत्पादनों की पहचान करके उनकी मार्केटिंग की रणनीति बढ़ानी शुरू कर दी गई है। सरकार ने इस दिशा में उद्योग जगत के प्रतिनिधि से भी संवाद किया। सूत्रों के मुताबिक मैन मेड फैब्रिक्स का उत्पादन बढ़ाने के साथ साथ देश में गारमेंट्स और घर में इस्तेमाल किए जाने वाली चीजों, विशेष तौर पर दरी, चादर, टेबल क्लॉथ, तौलिया और अन्य हैंडलूम उत्पादनों को नए डिजाइनों में बेचने की तैयारी की जा रही है।
जौनपुर में किसानों ने केंद्र सरकार द्वारा लाए गए किसान विधेयक का जोरदार स्वागत किया है। किसानों का कहना है कि इस बिल से अब बिचौलियों का काम खत्म हो गया है और अब किसानों की खून पसीने की मेहनत की सही कीमत सीधे किसानों को मिलेगी। किसानों ने कहा कि किसान बिल जो मोदी सरकार ने पास करवाया है वो किसानों के लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा और जो लोग इस बिल का विरोध कर रहे हैं वो किसानों के हितैषी नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी किसानों के समर्थन में काम कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी की जितनी तारीफ की जाए वो कम है, क्योंकि ये किसान विधेयक जो आया है दुनिया का खूबसूरत विधेयक किसान का हितकारी का है और जो विरोध कर रहे हैं वो किसान विरोधी हैं। ये जो मोदी जी ने बिल पास किया है किसानों के लिए, किसान के हित के लिए है, ना कि इसमें कोई समस्या है। जो किसान इस पे विरोध कर रहे हैं या किसी के उत्साह में रोड पे आ रहे हैं या सरकारी संपत्ति खराब कर रहे हैं तो वो गलत कर रहे हैं। वो विरोध गलत है और वो किसानों के फ़ायदे के बारे में नहीं सोच रहे हैं। उन्हें किसानों के फ़ायदे के बारे में सोचना चाहिए और ये जो मोदी जी ने बिल पास किया इससे किसानों को बहुत फ़ायदा हो रहा है, तो उन्हें अपने किसान भाइयों के बारे में सोचना चाहिए। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी इस योजना को लागू किए और इस योजना से हमारे किसानों को बहुत ही अच्छा लाभ मिला है, चूँकि लॉकडाउन के हिसाब से पहली बात, और दूसरी बात यह कि हमारे किसान इतने त्रस्त थे, कोई भी इसके पहले कोई प्रधानमंत्री इस तरह की योजनाएं नहीं लागू की थी। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि कोरोना महामारी को रोकने के लिए ठोस उपाय नहीं किए गए तो वैक्सीन के व्यापक प्रयोग से पहले 20 लाख से अधिक लोगों की मौत हो सकती है। WHO के आपातकालीन स्वास्थ्य कार्यक्रम के प्रमुख माइक रियान ने कहा कि कोरोना वायरस के सामने आने के 9 महीने में ही करीब 10 लाख लोगों की मौत हो चुकी है। माइक रियान ने कहा कि कोरोना वायरस फैलाने के लिए युवाओं को जिम्मेदार नहीं ठहराया जाना चाहिए। देश में कोविड संक्रमण से स्वस्थ होने वाले लोगों की दर में लगातार सुधार हो रहा है। स्वस्थ होने वालों की दर 82.14% हो गई है। अब तक 48,49,000 से ज्यादा लोग स्वस्थ हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों में 93,420 लोग भी इस महामारी को मात देकर स्वस्थ हो चुके हैं। मृत्यु दर अब 1.58% पर आ गई है। संत कबीरनगर जिले में कोविड मरीजों के लिए L2 हॉस्पिटल की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। अब कोविड के उन मरीजों को बस्ती और लखनऊ नहीं जाना पड़ेगा जिनका ऑक्सीजन स्तर कम है या जिनको वेंटिलेटर की जरूरत है। जिला अस्पताल में स्थित मैटरनिटी विंग के दूसरे तल पर कोविड L2 हॉस्पिटल बनाया गया है। जिले में अभी तक कोविड L1 स्तर की ही सुविधाएं थी, जबकि L2 स्तर की सुविधा के लिए बस्ती, गोरखपुर और लखनऊ जाना पड़ता था। मुख्य चिकित्सा अधिकारी हरिगोविंद सिंह ने बताया कि जिला अस्पताल में स्थित MCH विंग में कोविड L2 हॉस्पिटल की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। शासन को सारी सूचनाएं भेज दी गई हैं। अनुमति मिलने पर 2 दिनों के अंदर इस सुविधा को चालू कर दिया जाएगा। कोविड L2 हॉस्पिटल में वही मरीज रखे जाते हैं जिनका ऑक्सीजन स्तर कम होता है तथा उनको वेंटिलेटर की जरूरत होती है। जनपद के कोविड-19 मरीजों को यह सुविधा बहुत जल्द उपलब्ध करवा दी जाएगी। जो L2 सुविधा है वो उससे एडवांस स्टेज में जिसमें कोई कॉम्प्लिकेशन होता है, प्रेग्नेंट लेडीज, 2 साल से छोटे बच्चे और 60 साल से ऊपर के व्यक्ति जिनको कोमॉर्बिडिटी या ऑक्सीजन सैचुरेशन 95 से नीचे होता है उनको हम वहाँ भेजते हैं L2। वेंटिलेटर हमारे यहाँ 14 वेंटिलेटर की सुविधा है और 3 जो हैं हाई फ्लो नेजल फ्लो कैनुला की सुविधा है और टोटल 15 हमारे पास ऑक्सीजन जो सेंट्रल ऑक्सीजन सिस्टम से ये कनेक्ट हैं और उस पे हमारे 2 एनेस्थेटिक आ भी गए हैं और करीब चालू रेडी हालत में है। सूचना प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार की विभिन्न इकाइयों द्वारा 28 सितंबर से 10 दिवसीय जागरूकता अभियान शुरू होने वाला है, जिसमें कोविड-19 के संक्रमण से बचने के लिए लोगों को जागरूक किया जाएगा। प्रदेश के 7 जिले जो कोविड-19 के अंतर्गत संवेदनशील हैं, उनमें मेरठ भी शामिल है।
इसलिए ये अभियान मेरठ में भी 28 सितंबर से शुरू होगा। मेरठ जिला प्रशासन और पुलिस अधिकारियों ने इस अभियान में पूरा सहयोग देने का आश्वासन दिया और लोगों से मास्क पहनने, 2 गज की दूरी अपनाने, सैनिटाइजर का प्रयोग करने और अपने हाथ धोते रहने के लिए साथ साथ अपील की कि आवश्यक कार्य से ही घरों से बाहर निकलें और कोरोना संक्रमण फैलने से रोकने में सरकार की मदद करें। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे उच्च अधिकारियों सारे स्तर से ये महसूस किया जा रहा है। इनफैक्ट पहले से इस पर ध्यान देने के लिए विभिन्न स्तरों से निर्देश प्राप्त भी हो रहा है कि अभी वर्तमान में जो कोरोना का जो संक्रमण चल रहा है, इसको लेके इसको कैसे रोका जाए, इसको लेके विभिन्न समय पर बताया गया है। जैसे सोशल डिस्टेंसिंग है, मास्क पहन के रखना है, साफ सुथरा रहना है, सैनिटाइजेशन का। तो इसको लेके जो भी IEC कैंपेन शुरू कराने के लिए हमें भी निर्देश है और विभिन्न मंत्रालय भी इसको काम को कर रही है। इस पर पूरा प्रशासन भी अपना साथ जोड़कर इस पर पूरी कार्रवाई करेगी। अभियान चलाया जा रहा है उत्तर प्रदेश के 7 जिलों में, जिसमें मेरठ भी शामिल है। जिला प्रशासन की तरफ से इस अभियान में पूरा सहयोग किया जाएगा और साथ ही मेरी सभी मेरठ वासियों से अपील है कि सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो कोविड के प्रोटोकॉल्स हैं, कोविड के प्रिकॉशंस हैं, उनका पालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, हाथ फ्रीक्वेंटली बार बार धोएं और सबसे महत्वपूर्ण मास्क ज़रूर लगाएं। और मेरठ पुलिस द्वारा जगह जगह पर लाउड स्पीकर लगाए गए हैं, साथ ही होर्डिंग्स लगाए गए हैं, कई जगह वॉल लगाई गई है जिस पे लगातार कोविड में कैसे बचाव करना है, क्या क्या सावधानियां बरती जानी है, इन सभी चीज़ों का उल्लेख किया जा रहा है और जनता को लगातार जागरूक किया जा रहा है। जो कोविड को लेकर के जागरूकता अभियान चला हुआ है, इसमें मेरठ यातायात पुलिस पूरी तरह से सजग है, सतर्क है और इसमें पूरा सहयोग करेगी। न केवल हम अपने ट्रैफिक के सहकर्मियों को कोविड के बारे में सेंसिटाइज करेंगे, बल्कि पब्लिक को भी इसके बारे में काफ़ी जागरूक किया जाएगा। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की विभिन्न इकाइयों द्वारा जो जन जागरूकता अभियान कोविड के बारे में चलाया जाना है, उसमें हमारा स्वास्थ्य विभाग पूरा सहयोग करेगा। जब भी आपके वहाँ से अधिकारी आएंगे और जिन जिन विभागों जहाँ जहाँ भी जिले में प्रभावित क्षेत्र हैं, उनमें जो भी आप कार्यक्रम किया जाएगा इनके द्वारा, उसमें हमारा स्वास्थ्य विभाग पूरा सहयोग देगा। बाराबंकी जिले के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अरविंद चतुर्वेदी ने एक अनोखी पहल की है। एसपी ने मधुमक्खी वाला निमित सिंह के साथ मिलकर ग्रामीण अंचलों के ऐसे लोगों को मधुमक्खी पालन के रोजगार से जोड़कर आत्मनिर्भर बनाने की मुहिम शुरू की है, जो रोजगार न होने से अवैध शराब जैसे धंधों में लिप्त थे। इसके लिए निमित सिंह सभी थानों और चौकियों पर जाकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं। एसपी ने जिले के सभी थानों और चौकियों में भी मधुमक्खी पालन करने का फैसला किया है, जिसकी देखरेख की जिम्मेदारी चौकीदारों को सौंपी गई है। एसपी डॉक्टर अरविंद चतुर्वेदी का मानना है कि इससे थाने वाले स्वावलंबी होंगे तथा साथ ही साथ जो लोग अवैध शराब जैसे धंधों के दलदल में फंस गए हैं, उनको भी मधुमक्खी पालन की जीविका का माध्यम बनाने की तरफ प्रेरित किया जा सकेगा। वहीं उनकी इस पहल ने अब असर दिखाना भी शुरू कर दिया है और शराब के अवैध कारोबार के लिए जिले के चैनपुरवा गांव के लोगों ने उनकी प्रेरणा से कच्ची शराब न बनाने का संकल्प लिया है। ये लोग मधुमक्खी पालन कर परिवार की आजीविका चलाने के लिए आगे आए हैं। एसपी डॉक्टर अरविंद चतुर्वेदी अब ऐसे ही उन तमाम गांवों के कायाकल्प की योजना बना रहे हैं जो इस तरह के अवैध धंधों से जुड़े हुए थे। एक गांव ऐसा चिन्हित किया जिसका नाम चैनपुरवा है, जहां 80 घर हैं। उस 80 घरों में 3 घर ऐसे हैं जो स्वावलंबी हैं, अलग व्यवसाय करते हैं, लेकिन 77 घर ऐसे हैं जो इस दलदल में फंसे हुए हैं। मैंने वहां पर पुलिस की चौपाल लगाई और बहुत अच्छे सार्थक परिणाम आए। निमित सिंह और कई अन्य समाजसेवियों को मैं वहां ले गया और एक माहौल वहां पर बना है जहां हम मधुमक्खी पालन और इससे जुड़े हुए व्यवसायों के माध्यम से लोगों की आय बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए हमने जिला प्रशासन में भी बात की है, जो विकास की योजनाएं हैं वो उस गांव तक पहुँचें और एक आमूल परिवर्तन हो। इस प्रकार के कुल 10 गाँव हैं जहाँ पर अवैध शराब का धंधा होता है, लेकिन शुरुआत में हमने 2 गांव चिन्हित किए हैं जिनमें ये काम शुरू किया जा रहा है। वहाँ की जो स्वयं सहायता की महिलाएं हैं उनका भी मधुमक्खी पालन का प्रशिक्षण हो गया है, वो बहुत उत्साहित हैं और जो सरकारी योजना है उसके तहत कुछ लोन इनको दिलाने का प्रयास है और बहुत सी स्वयंसेवी संस्थाएं और व्यक्तिगत लोग हैं जो इनके समर्थन में आगे आकर 10 डब्बों की कॉस्ट देने को तैयार हैं। मुझे विश्वास है कि आने वाले दिनों में
कायाकल्प मिशन जो नाम इसका दिया गया है वो सार्थक सिद्ध होगा और यहाँ के जीवन स्तर में बदलाव आएगा। ये हम प्रशिक्षण लेने के उपरांत हम अपने गांव में जाके या अपने आसपास के क्षेत्र में, क्योंकि हमने जब प्रशिक्षण लिया उसके बाद हमसे कई लोगों ने पूछा भी कि अरे कहाँ गए थे, तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसा कहे, तो पूछे कि क्या है इसमें, तो हमने पूरी डिटेल उनको दी, तो वो भी उत्सुक हुए इसके लिए कि हम भी ये करेंगे, इसमें तो फ़ायदा है, हम ये मुहिम जो है ना आगे बढ़ाएंगे। इसको हम यहाँ से प्रशिक्षण लेकर अपने क्षेत्र के आसपास के जो भी व्यक्ति हैं उनको इस बारे में बताएंगे। तो इससे ये होगा कि जो कोई अपराध की तरफ जाना चाह रहा हो, जैसे युवा भटक जाता है ना, तो उसको जब व्यवसाय मिल जाएगा तो अपराध की तरफ नहीं जाएगा, तो अपराध भी कम होगा। जो कप्तान साहब का इनिशिएटिव है बाराबंकी जिले में मधुमक्खी पालन के लिए, मुझे लगता है कि ये पहला एक ऐसा प्रयास है पूरी यूपी में जो कि चौकीदार और थानों में बी कीपिंग कराई जा रही है। लेकिन सर का उद्देश्य ये है कि जो भी चौकीदार हमारे थाने से जुड़े हुए हैं या चौकी से जुड़े हुए हैं उनको एक रोज़गार दिया जाए, और उनके साथ साथ जो उनके गाँव में हमारे बेरोजगार युवा हैं उनको भी इस रोजगार में सम्मिलित किया जाए, उनको आत्मनिर्भर बनाया जाए, ना कि केवल मधुमक्खी पालन से। जो मधुमक्खी पालन के सह उत्पाद हैं या फिर जो उसके जो भी उससे शहद निकलता है या मोम निकलता है या साबुन निकलता है, उनसे महिलाओं को भी जोड़ने का हमारा उद्देश्य है। आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत उद्योग के साथ कृषि व पशुपालन को बढ़ावा देकर देश के आर्थिक और सामाजिक ढांचे को मजबूत करना है। इसी क्रम में इस आर्थिक पैकेज के तहत प्रथम चरण में ऐसे पशुपालक जिनके पास किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा उपलब्ध नहीं है को किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा उपलब्ध करवाया जाना है। साथ ही ऐसे पशुपालक जिनके पास पूर्व से किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा भू स्वामित्व के आधार पर उपलब्ध है को अपने किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा में 1,60,000 रुपए से 3 लाख रुपए तक की वृद्धि करना है, जिससे पशुपालकों द्वारा बैंक ऋण के सापेक्ष निर्धारित किस्तों का समय से भुगतान करने पर 3% की अतिरिक्त छूट का लाभ अनुमन्य होगा। जिला पशुधन अधिकारी डॉक्टर वीके सिंह ने बताया कि आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत आजमगढ़ जनपद का लक्ष्य 26,800 पशुपालकों को चयनित किया जाना है, जिसके सापेक्ष 3,341 पशुपालकों ने आवेदन किया है, जिसमें 88 पशुपालकों को बैंक द्वारा उनके खातों में धनराशि समायोजित कर दी गई है। प्रधानमंत्री योजना आत्मनिर्भर भारत पे के दौरान पशुपालन मैं पशु पालता हूँ। मुझे जब ये पता चला प्रधानमंत्री योजना आई है पशु अस्पताल से, हमने इसको लिया और डॉक्टर साहब द्वारा निर्धारित फार्म भरा गया और पशु हमको लोन प्राप्त हो गया है। हमने पशु को के रहने के लिए बहुत व्यवस्था हुआ, पशु ज़्यादा वितरित प्रधानमंत्री योजना के तहत हमको बहुत लाभ मिल रहा है। प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर योजना के अंतर्गत मुझे ये किसान जो ये स्कीम आई किसान क्रेडिट कार्ड का, मुझे ये डॉक्टर राम सजन द्वारा ये मुझे ज्ञात हुआ कि मुझे ये स्कीम लेनी चाहिए और किसान क्रेडिट के फॉर्म मैंने उनके द्वारा प्राप्त किया और मैंने ये यूनियन बैंक मधुबन कंदरापुर को प्रेषित किया, जिन्होंने मुझे ये लाभ देने का कष्ट किया और उसके बाद मुझे 1,60,000 रुपये किसान क्रेडिट के थ्रू मुझे मिला और उसके बाद मैंने अपनी डेयरी को आगे बढ़ाने का ये कष्ट किया और पशुपालन विभाग ने मेरे इस काम में बहुत मदद किया, जिसमें प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत मुझे ये लाभ मिला और ये मैं अपनी 2.5 साल पुरानी डेयरी को और आगे बढ़ाने में सक्षम हुआ। राष्ट्रीय महिला आयोग और राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के संयुक्त सहयोग से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कौशाम्बी द्वारा नगर पालिका परिषद भरवारी के रूही गांव में एक विद्यालय में महिला सशक्तिकरण के लिए एक साक्षरता और जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में महिलाओं को महिला सशक्तिकरण के संबंध में जानकारी दी गई। कार्यक्रम में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एसीजेएम विजय कुमार तृतीय ने शिविर में उपस्थित महिलाओं को महिलाओं के लिए बनाए गए कानून के बारे में जानकारी दी। शिविर में महिला सशक्तिकरण अधिकारी पूनम पाल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मूरतगंज से स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी और महिला पुलिसकर्मी मौजूद रहे। विधिक सेवा प्राधिकरण एवं राष्ट्रीय महिला आयोग के संयुक्त तत्वाधान में जो है 60 महिलाओं को साक्षर करना है, LAP लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम, जिसके तहत जो है भिन्न भिन्न समयों पर, क्योंकि ये हर महीने 2 आयोजित होना है, ये प्रोग्राम के तहत जो है 4 महीने में इस जिले में प्रत्येक महीने में दो जगहों पर आयोजित होगा, प्रत्येक महीने में 2 जगहों पे। इस महीने से ये शुरुआत हुई है। महिला सशक्तिकरण विषय पर विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर की, जिसमें 60 लोगों की मौजूदगी में महिलाओं से संबंधित सभी योजनाओं की उनकी क्या समस्याएं हैं, हम लोगों ने उनकी समस्याएं सुनी और उनको पूरी समस्याओं पे जानकारी दी।